विराट कोहली वाली लेन है ना, सुखचैन मार्ग जिसको बोलते हैं। अभी वहाँ एक उसके साथ में लगता हुआ एक ब्लॉक है, सी ब्लॉक DLF फेज 1 का। एक बायर ने वहाँ रेट पता है क्या मांगा है अपने प्लॉट का? 502 गज का प्लॉट है। कितना? 4.5 लाख रुपए गज? नहीं, 5 लाख? 26 रुपीज दवांगे जी। 26 करोड़ रुपए चाहिए हाँ, उनको। बिल्कुल। देखो आप, तुम बॉस अश्नीर ग्रोवर जूते पहन रहा है तुम्हारे यार, हैं बहुत लोग मॉडेस्ट क्या क्या बन रहे हो? आज एक प्लॉट है 1 लाख रुपए गज का, 2 महीने बाद वो 1.20 का हो गया है, 6 महीने बाद वो 1.40 में मिल रहा है, 1 साल हो गया वो 1.5 का पहुंच चुका है प्लॉट, और अभी तक मैं देख ही रहा हूं, मैं खरीद ही नहीं पाया हूं। कि to make it for those 30 days, You have to work 300 you have to days. be in it for those 270 300 days. yeah. And the hardest of the days are when nothing is moving. जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। बहुत हाउस टूर हो चुके हैं और बहुत ही सारी एजुकेशनल वीडियोस भी अब आ चुकी हैं, तो सोचा क्या नया। आज मैं एक एंड यूज़र का पर्सपेक्टिव रियल एस्टेट में आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये एंड यूज़र कोई आम आदमी नहीं है, ये एंड यूज़र भारत की बढ़ती हुई एंटरप्रेन्योरल स्टोरी का एक हिस्सा है। एक एंटरप्रेन्योर, मेरा बहुत अच्छा दोस्त और एक रियल एस्टेट की मार्केट को स्टडी करने वाला और यूज़ करने वाला बंदा। आज मैं इनसे कुछ दिल की बातें, कुछ धन की बातें और कुछ मन की बातें करूँगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हर आदमी, हर व्यक्ति रियल एस्टेट को आज भारत में कैसे देख रहा है। ये इस सीरीज़ की शुरुआत है, तभी आज मैंने अपने एक बहुत करीबी दोस्त को बुलाया है। हम इनको अपने यारी दोस्ती के सर्किट में शैंकी बोलते हैं, तो मैं इनको शैंकी की तरह ही रेफर करूंगा। हाय शैंक्स, व्हाट्स अप, हाउ आर यू? Hi Chetan, I'm good. How are you? It's so good to meet you finally, and I'm so glad that we are doing this podcast. हाँ, मिल भी नहीं पा रहे हैं। आप दिल्ली में हो, हम गुड़गांव में हैं, अलग अलग शहर हो गए हैं। कभी कभी एक समय होता था कि शाम को 8 साढ़े 8 बजे वी यूज्ड टू get together at one singular place, and then things used to happen, but yeah, life happens to you and we grow up. तो अभी हम आपके स्टूडियो में बैठे हुए हैं। जर्नी मेरी तो आपके साथ ऐसी रही है कि 10 साल पहले आपके घर से जो आपका उस टाइम पे स्टूडियो कम शोरूम होता था, मैं पुराना अनपॉलिश जूता छोड़ के नया पहन के चला जाता था। आज देख के बहुत खुशी होती है कि राजकुमार राव से लेके अश्नीर ग्रोवर तक सब आपके जूते पहन रहे हैं। थोड़ा कुछ अपने जूतों के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में दर्शकों को बताएं। So DMO dot I started in 2016. उससे पहले I was selling shoes only, but under a different brand name. तो ये चालू हुआ when I was doing my engineering actually. जब मैं engineering कर रहा था तब मैंने realize किया कि जूते तो काफ़ी महंगे बिकते हैं, और मार्केट में अगर आपको एक अच्छा जूता ख़रीदना है तो आप या तो आपके पास पैसे नहीं होंगे वो अच्छा जूता ख़रीदने के लिए, या जो पैसे होंगे उसमें आपको यू वोंट गेट द राइट पेयर। बेसिकली आपको जो अच्छा लग रहा है वो आपके बजट में नहीं है, और जो बजट में है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा। तो ये मेरे साथ भी हुआ। मैंने रियलाइज़ किया तब कि जूते काफ़ी महंगे हैं, और मैं उससे पहले हमेशा जूते, क्योंकि मैं आगरा से था और आगरा से हूँ, तो कभी भी मैंने ये मार्केट का गैप कभी फील नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा फैक्ट्रीज जाता था, जूते उठाता था, और मुझे लगता था कि जूते इतने के ही आते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दें, आगरा में लेदर का बहुत तगड़ा काम है, और जो भी आगरा से आपके दोस्त हैं उनसे जूते मंगवाना शुरू कर दो, बिकॉज आगरा के जूतों का कोई तोड़ नहीं है। शैंकी आगरा से। तुमने मुझे लाइन दे दी एक वैसे अपने क्लाइंट्स के लिए कि जो पसंद है वो बजट में नहीं आ रहा। Absolutely. और जो बजट में आ रहा है वो पसंद नहीं है। हाँ, तो चलो वापस आते हैं आगरा और जूतों पे। तो इंजीनियरिंग करते करते जूते बनाने का तो हुआ क्या, एक दिन अब मुझे चाहिए थे जूते। अब मैं लेने गया मार्केट में जूते, मैंने कहा शोरूम जाते हैं जूते लेके आते हैं। वहाँ गए तो मिनिमल पैसे होते थे। रियलाइज़ किया कि इसमें तो कुछ भी नहीं आ पाएगा, तो फ़ोन किया गया आगरा। दो चार दोस्त थे जो फैक्ट्री चलाते हैं, उनको फ़ोन किया, उनको डिज़ाइन भेजा कि ये जूता चाहिए और बना के भेज दो। 10 दिन में वो जूता मेरे पास बन के आ गया। अब वहाँ पे तो पूरे लड़कों के साथ रहते थे, अपना 25-30 लड़कों का ग्रुप था। तो जिस दिन जूते आए तो लोगों ने देखा ये जूते आए हैं। अब जब लोगों ने वो जूते देखे तो उन्होंने पूछा सबसे पहला सवाल, ये कितने के लिए? तब मैंने उनको बताया कि मैंने ये कितने के लिए,
और आप यकीन मानोगे, जब मैंने उनको बताया ये कितने के लिए, तो उनकी वो दे वर शॉक्ड टू अ लेवल दैट हाउ कैन दिस हैपन। तो आई थिंक उनके लिए भी एक नई अवेकनिंग थी कि अच्छा, तो इतना अच्छा जूता भी हम पहन सकते हैं और ये एक्सेसिबल है, जस्ट बिकॉज फैक्ट्री से डायरेक्ट आपका कनेक्ट था। तो वहाँ से चालू हुआ ये पूरा सिलसिला। तो मैं उसके बाद से आस पास के लोगों के जूते बनवाने लगा अपने, आगरा से ही। तब कोई मार्केट में आई डोंट नो कर रहा था नहीं कर रहा था, बट दिमाग में यही आइडिया था कि अब कम से कम अपने आसपास के लोग तो अच्छे जूते पहन पाएँ। तब कोई बिजनेस का प्लान भी नहीं था, कुछ ये भी नहीं था कि जूते बेचेंगे आगे जाके, बस ये चल रहा था। फिर इंजीनियरिंग ख़त्म हुई तो जॉब तो करनी नहीं थी इंजीनियरिंग के बाद, ये रियलाइज़ कर ही लिया था 4th ईयर में, क्योंकि जब इंजीनियरिंग में घुसे थे तो यही नहीं पता था इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर तक पहुँचते पहुँचते तो पूरा ये रियलाइज़ कर चुके थे कि जॉब नहीं करनी। तो अब सवाल ये आया कि करना क्या है। तो आगरा चले गए, फिर अपने आगरा रहे, आगरा में बैठे बैठे यहीं से चालू हुई रियल एस्टेट की कहानी। वहाँ पे एक आगरा का बिल्डर होता था, उसके साथ हमने काम चालू कर लिया। अब उसके साथ जब काम चालू किया तब रियलाइज़ किया कि अरे यार अभी तो बहुत फ्री टाइम है। तो वहाँ से मैं फैक्ट्री में जाता था, फैक्ट्री से मैं जूते उठाता था और फ़ोटोज़ भेजता था लोगों को। तो अब लोगों को फ़ोटोज़ भेजता था जो मैंने अपना कनेक्शन बना रखा था। उस टाइम पे मैंने महीने के 40-50 हज़ार रुपये, जब व्हाट्सएप भी नहीं होता था तब BBM होता था, ब्लैकबेरी मैसेंजर। तब ब्लैकबेरी मैसेंजर से मैं फ़ोटोज़ भेज के लोगों को भेजता था और ऑर्डर लेता था। अब जिसको जो पसंद आता था वो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराता था पहले, और फिर मैं उसको जूता कुरियर कर देता था। ये करता रहा, ये सिलसिला चला 5-6 महीने तक चला। फिर मैंने रियलाइज़ किया जब इतने जूते बिक ही रहे हैं और जब थोड़ा सा मार्केट की नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, लोग भी है जो ख़रीद लेते हैं, तो क्यों ना अपना एक ब्रांड चालू किया जाए। यहाँ से चालू हुआ एक ब्रांड बनाने का सिलसिला। तब मैंने अपना पहली बार बैठा, सोचा बहुत क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो वहाँ से फिर मैंने एक ब्रांड बनाया ये सोच के कि अब मैं अपना ब्रांड बनाऊंगा और अपने ब्रांड में जो डिज़ाइन मुझे अच्छे लगते हैं वो बेचना चालू करूँगा अपनी ऑडियंस को। तो वहाँ से ये पूरा सिलसिला चालू हुआ है। इस DMO डॉट की जर्नी स्टार्टेड बैक इन 2014 व्हेन आई स्टार्टेड टू सेल शूज़ टू माई पीयर ग्रुप। बट सबसे कॉन्ट्रडिक्टरी बात यहाँ पे क्या रही कि जैसे ही मैंने ब्रांड बनाया तो उन लोगों ने जो मुझसे खरीदते थे वो जूते ही खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि अब मेरा ब्रांड था। तो अब क्योंकि मेरा ब्रांड है उनको जूते फ्री में चाहिए थे, क्योंकि ब्रांड किसका है? आपका है। पहले तो मैं किसी और का लेके बेच रहा था तो उनको लगता था ठीक है वैल्यू मिल रही है, ये ब्रांड मिल रहा है, UK का ये ब्रांड मिल रहा है, लंदन का ये ब्रांड मिल रहा है। जब मैंने इंडिया में अपना ब्रांड चालू किया तो लोगों ने बोला कि अब तो आप ही का ब्रांड है तो आप तो अब फ्री में ही दीजिए। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आगरा रह के तो जूते नहीं बिकेंगे और अपने सर्कल में तो आप जूते बेच ही नहीं सकते। तब देन आई रियलाइज्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेकिंग अ बिगर मार्केट, मूविंग आउट। देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट मार्केटिंग, अदर नुआंसेस ऑफ मार्केटिंग, और तब से अभी तक ये नेवर एंडिंग जर्नी चली रही है। You know, there's a saying that your friends will never be your first customers and your first customers will always be your friends. That's so true. तो मैं अपना आपको एग्जांपल देता हूँ। आप मुझे पिछले 10 साल से जानते हो। मेरी एंटरप्रेन्योरल जर्नी कुछ 6 साल पहले शुरू हुई रियल एस्टेट में, और मैंने अब 3 दिन पहले अपने किसी नोन फ्रेंड सर्किट में किसी को घर दिलाया है 6 साल बाद। मतलब उन दिनों जब मेरे पास बिजनेस नहीं होता था, लोग आते थे, घर देखते थे और मैं उनको नहीं दिला पाता था। तब मैंने एक कोटेशन पढ़ी और मुझे लगा कि चल कोई नहीं, ये तो दुनिया का दस्तूर है और ये होता ही है, बट हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। रियल एस्टेट की आपने बात करी तो मैं अपने रियल एस्टेट के व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि हम सिर्फ यहाँ वहाँ की बातें या जनरल गपशप नहीं करने आए हैं। अभिषेक एक रियल एस्टेट के एंड यूज़र हैं जिन्होंने एक नए शहर में पहले किराए के घर में रहे हैं, फिर अपने एक घर खरीदा, उसमें रहे, फिर उस घर को बेचा, फिर आज एक बेटर किराए के घर में मूव हो गए हैं और एक प्लॉट के ओनर हैं गुड़गांव में। तो ये एक एंड यूज़र हैं। तो आज हम इनका जो एक्सपीरियंस रहा है ना पूरा रेंट करने का, बेचने का, प्लॉट खरीदने का, दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव की मार्केट में क्या इन्होंने ख़रीदा, क्या इन्हें अप्रिसिएशन फील हुई, क्या
जो हम ब्रोकर्स बोलते हैं वो सच है कि नहीं है, उन सब टॉपिक्स पे आएंगे। तो जनरली इट्स गोइंग टू बी अ कॉन्वर्सेशन अबाउट लाइफ एंड रियल एस्टेट, तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। कमिंग बैक टू इट, तो जूते देखो, मैं तो आपके जूते उस टाइम से पहन रहा हूँ जब मैं आपको आपके जूतों के पैसे नहीं दिया करता था, और अब शायद थोड़ा लाइफ हैज़ बिन काइंड कि अब अफोर्ड कर सकते हैं आपके जूते। तो आप ये जानते हो शायद मेरे पास अब स्नीकर्स थोड़े खरीदने लगा हूँ, तो 4 जूते ऐसे हैं जो नॉन डीएमओ हैं। बाकी पिछले 9 साल में आई कैन काउंट 7 नॉन डीएमओ पेयर्स, उसमें से 4 स्पोर्ट शूज़ हैं, 3 स्नीकर्स हैं। मैं तो डीएमओ ही पहनता रहा हूँ, और थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दीज ग्रेट शूज़। मुझे काफ़ी मज़ा आता है पहन के, प्लस आप मुझे रेट भी अच्छा दे देते हो, तो वो भी है। बाकी मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने ये पॉइंट बोला कि अपने दोस्त नहीं खरीदते थे, एक पॉइंट ये भी था जहाँ जब लोग हमारे जानकार, आपको पता है मैं किसका रेफरेंस दे रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, हमारे जानकार जूते लेके कंप्लेंट्स भी बहुत ज़्यादा करते थे कि योर शू इज़ नॉट कंफर्टेबल एंड दिस एंड दैट। तो और जबकि आप खुद अपने जूते पहनते हो और आपके बहुत सारे और यूजर्स आपको अलग फीडबैक देते थे। सो हाउ डू यू सी दिस वेरी टॉक्सिक कंपटीशन वी हैव अमंगस्ट आवर पेयर्स, स्पेशली इन बिगर सिटीज़, कि मुंह पे हम सबको अच्छा बोलते हैं कि बात वो अच्छा कर रहा है, अपना स्टेटस करने के लिए उनको सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन मन से सपोर्ट नहीं कर रहे होते। ये खोखली दुनिया के बारे में अगर आपका मैं थोड़ा इंटरप्रिटेशन ले पाऊँ हल्का सा, कैसे आप डील आई करते हो? डोंट थिंक कि खोखली दुनिया वाला कुछ भी मैटर करता है। अब जो लोग बोल रहे हैं कि कंफर्टेबल नहीं था जूता, डेफिनेटली मैं मानता हूं कि नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी का पैर तो सेम होता नहीं है। अब जूता एक पैर के हिसाब से, एक स्टैंडर्ड साइज के हिसाब से बनता है, बट हर किसी का पैर वो स्टैंडर्ड साइज का नहीं होता है। अब आपका पैर अगर वाइड है और आप नैरो जूता पहन के घूमोगे और मुझे बोलोगे कि अनकंफर्टेबल है जूता, तो डेफिनेटली वो जूता आपके लिए है ही नहीं। सो इट्स लाइक दैट सेइंग ना, इफ अ शू फिट्स buy it, and if a shoe doesn't fit, it was never meant for you. Then just try it. अब 4 जगह जाके वो बताना कि उनके जूते कंफर्टेबल नहीं है और उसके कंफर्टेबल हैं, दैट इज ह्यूमन नेचर। जो दिल्ली थिंग, जिस आदमी की आदत है बोलने की और लोगों को पुल डाउन करने की, वो पुल डाउन ही करेगा। बाकी इस पूरे दौर में ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत ही अच्छे लगते हैं और जो आपके एडवोकेट्स बनते हैं, एंड दोज पीपल really promote your brand and they are the pillars of your brand, to be honest. क्योंकि word of mouth से marketing अच्छी कोई marketing नहीं है, और उससे बुरी bad publicity भी कोई वो नहीं है। So what we feel at DMO.is कि you just make sure कि अगर किसी आदमी को कोई दिक्कत है तो आप उसके लिए वहाँ पे हों, उसकी वो परेशानी सुने, और अगर आप उसको हेल्प कर सकते हैं उस परेशानी को सॉल्व करने के लिए तो करें, और अगर आप नहीं कर पाए तो बेस्ट सोल्यूशन आप क्या दे सकते हैं। इस सब के बाद भी अगर वो आदमी आपकी बुराई, आपने सोल्यूशन भी दे दिया, आपने उसकी सुन भी ली, आपने जैसा उसने बोला वो कर दिया, उसके बाद भी अगर वो आपकी बुराई कर रहा हो, फिर तो ये दुनिया है, सारे लोग आपके बारे में अच्छा तो बोलेंगे नहीं, कुछ बुरा भी बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। तो जो अच्छे हैं उनको पकड़ते चलो, जो नहीं है उनको छांटते चलो। सुबह खाते क्या हो ये बता दो, बेसिकली इतनी कहाँ से ला रहे हो पॉजिटिविटी, ये बता दो। चलो दैट तो सेट। ये मैंने आपसे क्वेश्चन है एक स्पेसिफिक चीज़ को दिमाग में रखते हुए पूछा। एंटरप्रेन्योरशिप लोगों को लगता है बड़ी एक आसान नहीं ना, खुशी ज़िंदगी है कि अपने हिसाब से आ रहे हो, अपने हिसाब से जा रहे हो। बोथ ऑफ अस हैव हैड आवर जर्नी एंड वीव सीन वेरी डिफ़िकल्ट फेजेस, और अभी आगे भी आते हुए बहुत और डिफ़िकल्ट फेजेस हमें देखने हैं। अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो ऑन अ डेली बेसिस कि रोज़ यही काम करना है, यही मतलब वो लोगों को लगता हो ना अलग अलग काम कर रहे हो, रोज उस सेम सेट ऑफ काम करने हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हो? ये व्हाट आई थिंक इज ना, एंटरप्रेन्योरशिप जो लोग बोलते हैं कि बहुत ही आसान है, मुझे भी लगता था कि बहुत आसान है, बट ये बिल्कुल आसान तो नहीं है। आई थिंक जॉब करना, मेरे अगेन जॉब वाले बोलेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप आसान है, एंटरप्रेन्योर बोलेंगे जॉब आसान है। मैं आपको बताता हूँ फर्क क्या है। ग्रास ऑन द अदर साइड इज ऑलवेज, वो तो है ही गोल्ड, और मेरे हिसाब से तो ग्रीन का टाइम चला गया, आजकल है ग्रास इज गोल्डन ऑन द अदर साइड, कि सामने वाला बेस्ट कर रहा है और आप तो क्या ही कर रहे हो लगता है आपको। ये में कहते हैं ना सबसे बढ़िया भौजी किसकी करेगा, पड़ोसी की। वो वाली गेम है कि जो अपना नहीं साथ में है वो बढ़िया है। बट एंटरप्रेन्योरशिप इज इट्स चैलेंजिंग, आई वुड से डिफिकल्ट। तो मतलब जॉब भी करना है, बट एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, आप अपने लिए काम कर रहे होते हो। जॉब में है कि आप अपना 7 बजे 6 बजे के बाद स्विच ऑफ कर दो,
काम चले चले, नहीं चले भाड़ में जाए। बट आप अपना काम खुद का जब चलाते हो तो मुझे लगता है कि आप 24 घंटे काम ही कर रहे होते हो। आप सोते वक्त काम कर रहे होते हो, आप उठते ही काम कर रहे होते हो, आप क्योंकि आप ही पूरा बिजनेस चला रहे हो, तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी लिटिल थिंग दैट हैपेंस इन योर बिजनेस। So it is like a sine wave. There will be happy moments when you will be very happy. There will be sad moments when you will be very sad. So you just have to find the right balance. You can't be very happy when there's a happy moment. You can't be very sad. You have to just take any sad bit that comes into your business as a learning. आप उसको learning की तरह देखो, उससे क्या सीखे आप ये समझो, और उसको वापस अपने business में उस जो आपने learning ली उसको यूज़ कैसे कर सकते हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द बिजनेस, उसको वो करो। आप बोलो कि पूरे टाइम आप खुश रहते हो, एंटरप्रेन्योर होते हो, मेरे को तो लगता है 98% टाइम्स आप दुखी रहते हो, क्योंकि जैसे ही आपने काम करना बंद किया आपके पैसे आना बंद हो गए, और आपके तो आना ही बंद हो गए, बाकी आपको पैसे तो देने ही है ना जो लोग आपके काम कर रहे हैं उनको। इकोसिस्टम भी है आपका एक। आपने काम करना बंद किया, आपका बंद हुआ है बस, और आपके पैसे आना बंद हुए हैं, सैलरीज तो आपको फिर भी देनी है। सो वेरी फेमस कोटेशन दैट जो अभी शैंकी कह रहा है फ्रॉम विंस्टन चर्चिल, दो आई हेट दैट मैन, आई थिंक ही इज एज बैड एज हिटलर वाज फॉर द हिस्ट्री। अब हम पढ़ते नहीं है हिस्ट्री ठीक से। दैट सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर without loss of enthusiasm. Absolutely. I think this is what entrepreneurship is. Absolutely. और जो आपने बोला, मैं तो हाई टिकट रियल एस्टेट बेचता हूँ, आप तो एक B2C ब्रांड, तब भी थोड़ा आपका टिकट साइज मेरे टिकट साइज में अंतर है। बॉस लोग मुझे पूछते हैं कि यार जो जानते भी हैं मुझे कि हमेशा पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक, भैया मैं अगर 100 काम करता हूँ तो 98 टाइम्स मैं हारता हूँ उसमें। ये वही है, हर दिन वही सीन है। हम लोग इतने सारे डिज़ाइन बनाते हैं, अब कुछ कभी कभार होता है कि हमने डिज़ाइन बनाया, अब हमने सोचा वाह क्या डिज़ाइन बनाया है, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बन के निकला है, ये तो मार्केट में मतलब बिकेगा, ऐसा बिकेगा कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, और वही डिज़ाइन नहीं बिकता है। और जो डिज़ाइन हमें लगता है कि अरे ये क्या बन गया, ये कैसे बिकेगा, मार्केट उसी को इतना अच्छा रिस्पॉन्स देती है। तो मार्केट किस चीज़ को क्या रिस्पॉन्स देगी ये मेरे को लगता है किसी को नहीं पता। आप सिर्फ एफर्ट डाल सकते हो, आप सिर्फ कोशिश कर सकते हो, आप सिर्फ बेस्ट दे सकते हो अपना, बाकी मार्केट कैसे आएगी वो तो मार्केट ही बताएगी। मैं शैंकी को आज से 9 साल पहले 2014 जून जुलाई अगस्त के आसपास हौस खास विलेज में मिला था, सोशल नाम के रेस्टोरेंट में, जहाँ का मैं जनरल मैनेजर होता था। और मेरे बॉस हैं सुपर रेस्टोरेंटियर, मतलब जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में है वैसे रियाज अमलानी रेस्टोरेंटिंग में है। तो रियाज अमलानी जी कहते थे कि अगर आप 10 आइडिया ब्रेनस्टॉर्म करो ना, उसमें से जो आपको लगे कि सबसे खराब आइडिया है वो चल जाएगा। वो होता है। एंड ट्रस्ट मी, अब मुझे भी कंटेंट क्रिएट करते हुए 10 महीने हो गए, लेकिन मैं ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म वो कंटेंट करता नहीं हूँ तड़ाके भड़ाके वाला। मैंने ये नोटिस किया है कि जब भी मैंने उस टाइप का कंटेंट करना चाहा है, जो मुझे चीज़ अच्छी लगी है वो कभी नहीं चली है। ऐसा ही होता है। और जो मैंने रिजेक्ट कर दी है वो चीज़ हमेशा चल जाएगी। मतलब आई फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। यार अब आपको हो गए 10 साल हो गए दिल्ली में, आप 2-3 अलग अलग लोकेशंस पे रह ली हो, अब आपने गुड़गांव में भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर ली है। एक बड़े शहर की, स्पेशली दिल्ली की, अगर दिल्ली की स्पेसिफिक बात करूं तो रियल एस्टेट मार्केट को कैसे इवॉल्व होते देखा है आपने एज एन एंड यूज़र? रेंट्स की ग्रोथ 2014 से लेके 2020 तक कैसी रही है, 2020 से लेके अभी तक कैसी रही है? यार रेंट्स तो दिल्ली में काफ़ी बढ़ चुके हैं आज की तारीख में। इज़ व्हाट आई फील कि अगर आप एक अच्छा घर देख रहे हो, लाइक अ 3 बेडरूम अगर आप देख रहे हो and in a nice locality in Delhi, I don't think anything is short of 1 lakh rupees right now, which is I think too high, like in terms of money going out as a rent on a monthly basis, it's very difficult. मैं पहले रहता था, एक हमारा खुद का ओन्ड घर था, तब तो मुझे रेंट का कुछ पता ही नहीं था। लाजपत नगर में दैट वाज अ ओल्ड फैमिली होम जो हमने बहुत 90s के आसपास पापा ने इन्वेस्ट किया था दिल्ली में। तब लाजपत नगर सबसे क्लोज होता था आगरा के, तो उनको लगा कि यही बेस्ट लोकेशन है। ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ मैं आपको 90s की, जब नोएडा बना नहीं था,
और गुड़गांव नहीं बना था, कि अगर उसी हिसाब का अगर हम नोएडा गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट कर चुके होते तो आज मेरे को ये डीएमओ भी नहीं करना पड़ता। मेरे को लगता है आज मैं वही नोएडा और जो गुड़गांव भैया अभी भी वैसे अपना फॉर्च्यूनर में चल रहे होते और वो किले के किले बेच रहे होते। शौकिया ही कर रहे हो वैसे तो। चलो रईस आदमी हो, भगवत कृपा बनी रहे। तो मैं बताता हूँ आपको, लाजपत नगर से रहना चालू किया, दिल्ली की जर्नी वहाँ से चालू हुई। खुद का घर था, रेंट नहीं देना पड़ता था, तो रेंट का सोड लटका नहीं होता था। फिर सोचा एक घर से थोड़ा लाइफस्टाइल अपग्रेड किया जाए, तो फिर जीके में लिया, एक रेंट पे ही वापस जीके में रेंट पे लिया। तब मैं देता था आई थिंक 2016-17 में, मैं और मेरा एक फ्रेंड रहते थे। हम 2 बेडरूम के जीके में अपार्टमेंट में रहते थे। तब हम अराउंड 45,000 के लगभग देते थे, विच वॉज मैनेजेबल। फिर इंसान की शादी हो जाती है, आगे बढ़ते हैं और लाइफस्टाइल अपग्रेड करना पड़ता है। तो जब मेरी शादी हो गई तो फिर मैं डेफकॉल में शिफ्ट हुआ इन 2018। दैट वाज माय सेकंड रेंटेड हाउस इन दिल्ली। So Defcol being the locality it is like one of the best localities in South Delhi when it comes to like choosing which locality would you like to stay in. तो Defcol रहा मैं 3-4 साल, वहाँ पे लैंडलॉर्ड अच्छा था, रेंटल भी ठीक ठाक था, जीके से ज़्यादा था बट मैनेजेबल था। फिर कोविड हो गया। कोविड जब हुआ तो रियलाइज़ हुआ कि ये भी घर छोटा है, अब और बड़े घर में जाना चाहिए। तब मैं उसके बाद एक 4 बेडरूम घर में शिफ्ट हुआ जो कि सीआर पार्क में है, जो कि काफ़ी अच्छा घर था। अभी भी मैं वहीं रहता हूँ एंड दैट इज़ माई 3rd रेंटल प्रॉपर्टी इन दिल्ली एंड आई शिफ्टेड देयर। मीनवाइल जब मैं ये पूरा शिफ्टिंग का कहानी चल रहा है और मैं एक घर से दूसरा घर शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं हमेशा अपने ऑप्शंस ओपन करके चलता हूँ। और क्योंकि मैं देख रहा हूँ रेंट हिसाब से बढ़ रहा है, उस टाइम पे ये भी आइडिया आया कि एक फ्लोर ख़रीद लिया जाए दिल्ली में, जिससे कम से कम ये रेंट तो ना देना पड़े। तो तब मैंने फ्लोर देखना चालू किया था। ये 2018 की मैं बात बता रहा हूँ। 18-19 में मैंने देखना चालू किया और वो स्पीड में आ गया था मैं कि अब तो ख़रीदना ही है। फ्लोर देखे, डेफकॉल रहते थे तो आइडियल सबसे पहली जो चॉइस आई वो डिफेंस कॉलोनी आई। हाँ, जब शादी हो रही होगी तो घर वालों ने भी कहा होगा कि घर ले लो, जब रह ही रहे हो तो ले खरीद ही लो। क्योंकि मेरे को लगता है घर वालों के दिमाग में रेंटल देना इज पाप है। बट फिर हम इंडियंस हैं, हमें घर लेना ही होता है। अगर हमारा खुद का घर नहीं है तो हमने जिंदगी में कुछ अचीव ही नहीं किया है। अग्रीड। आदमी के लिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी है कि उसका खुद का घर। आज इंडियंस, और मेरे को लगता है कि कहीं जगह ये सही भी है, क्योंकि आप एक एसेट क्लास में डाल के आप अपना पैसा, आपके पास एक है जो आपका है ना, कभी उस पर रेंट बढ़ेगा, आप अपनी मर्जी से जो करना चाहो कर सकते हो, आपको जैसे डेकोरेट करना है आप वो डेकोरेट करो। आप बाहर जाओ तो आप रेंट पे उठा दो उसको, आपको रेंट आना चालू हो जाएगा, प्लस कैपिटल अप्रिसिएशन आपके पास आ ही रहा है। तो हमने देखा 2018 में बहुत सारे फ्लोर देखे 70-80 फ्लोर देखे होंगे सारे इसी रेंज में। देखते देखते ही हमें 2 साल निकल गए। हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हम क्या लें क्या नहीं लें। अब वही होता है, जब आपके पास पैसा पड़ा होता है तो आप सारे ऊपर नीचे के एवेल्युएट करते हो कि कहाँ पे लगाऊं, इसको बैंक में डालूं या इसको प्रॉपर्टी में डालूं। तो ये पूरी कहानी करते करते 2 साल निकल गए। कोविड के बाद हम उसी घर में लॉक हो गए 2 साल के लिए। तो हमने सोचा फिर वापस इस जर्नी को चालू किया जाए। तो अब तक थोड़े से हम मैच्योर हो चुके थे अपनी अंडरस्टैंडिंग में कि क्या किया जाए। एक बार रोक रहा हूँ, मुझे एक बार बताओ, अगर 2018 में फ्लोर ले लेते दिल्ली में तो आज वो फ्लोर मुनाफा देता, उस रेट पे बिक जाता? यार मेरे को तो लगता है कि फ्लोर ले लेता तो मैं तो फंस जाता। तो मुझे लगता है कि सही किया मैंने तब फ्लोर ना लेके, क्योंकि उसके बाद काफ़ी मैच्योरिटी आई। आप जैसे दोस्त हैं हमारे जिनसे हम रोज़ डिस्कस करते थे कि क्या देख के आए क्या नहीं देख के आए, तो आप लोगों से गाइडेंस मिला, आप लोगों से देख के समझे कि मार्केट में क्या चल रहा है, कहाँ लेना चाहिए कहाँ नहीं लेना चाहिए। चलो मुझे एक बात बताओ, अब ये जो गुड़गांव की रियल एस्टेट की हवा बना रखी है मेरे जैसे और ब्रोकरों ने यूट्यूब पे कि गुड़गांव में हो रहा है, गुड़गांव में प्लॉट लेने का फ़ायदा है, ज़मीन लेने का फ़ायदा है? आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से पूछ रहा हूँ। यार मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना गुड़गांव में प्लॉट देखना चालू किया था कोविड से पहले, ठीक है। कोविड से पहले मैंने देखना चालू किया, तब मेरे को लगता था गुड़गांव बन जाएगा, दिल्ली में रह लेते हैं, फ्लोर खरीद लेते हैं। मेरे को लगता है कि ब्यूटीफुल। आज अगर उस कोविड के टाइम पे जब मैं वो सारे फ्लोर देख रहा था और मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था,
अगर मैंने उस टाइम पे DLF फेज 1 फेज 2 प्लॉट फेज 4 फेज 5 में अगर प्लॉट ले लिया होता तो मेरे को प्लॉट मिल जाता 60-70 हज़ार रुपए गज के रेट पे। नहीं उस टाइम पे यही 80-90 हज़ार 60-70 आपको डील पकड़ोगे तो मिल जाती है आपको। अगर आप डील ढूंढने निकलते, जितनी मैं मेहनत कर रहा था, अगर मैं मेहनत वहां पे कर लेता तो मिल आज की तारीख में DLF फेज 1 फेज 3 में रेट है 2.5-3 लाख रुपए का, 3.25 भी होगा कहीं कहीं। अरे अच्छा, अगर आप बहुत ही अच्छे कहीं लोकेलिटी में पहुंच गए तो 3.5-4 भी मांग लेंगे वो। विराट कोहली वाली लेन है ना, सुखचैन मार्ग जिसको बोलते हैं, अभी वहां एक उसके साथ में लगता हुआ एक ब्लॉक है, C ब्लॉक DLF फेज 1 का। एक बायर ने वहां रेट पता है क्या मांगा है अपने प्लॉट का? 502 गज का प्लॉट है। कितना? 4.5 लाख रुपए नहीं, गज? 5 लाख? 26 रुपीज दवांगे जी। 26 करोड़ रुपए चाहिए हाँ, उनको। देखो आप, अब मैं आपको वही बता रहा हूँ, अब आप खुद ही समझ सकते हो। जब मैं 2018-19 में देख रहा था, जब रेट था ये भी छोड़ो आप, कोविड आया, कोविड खत्म हुआ। कोविड के टाइम पे भी आप खरीद सकते थे, ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में खरीद बेच बंद हो गई थी। कोविड जैसे खुला था, आप खरीद सकते थे। तब डिस्ट्रेस सेल लगी हुई थी गुड़गांव में, बेचारे इतने लोगों के बिजनेस नहीं चले, मतलब गॉड फॉरवर्ड जो भी हुआ, पैनिक सेलिंग हुई। तो उस टाइम पे भी मुझे लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एक, कि आप तब पैसा डाल देते तो भी हो जाता। फिर मुझे लगा छोड़ो। अब ये आप देखिए, आप कहानी समझिए कि आप कैसे आ रहे हैं और रेट बढ़ते जा रहे हैं, और अभी भी आपको लग रहा है कि अरे ये तो बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, आपने नहीं लिया। अच्छा ठीक है, कोविड भी हो गया। फिर मैंने ट्रैक करना चालू किया कि समझू जरा कहानी जा कहाँ रही है, और मैंने थोड़ा मन बनाया कि गुड़गांव में लिया जाए। तो कोविड खुला, फिर मैंने कहा अब देखना चालू करना चाहिए। अब मेरी आंखों के सामने मैं देख रहा हूँ, आज एक प्लॉट है 1 लाख रुपए गज का, 2 महीने बाद वो 1.20 का हो गया है, 6 महीने बाद वो 1.40 में मिल रहा है, 1 साल हो गया वो 1.5 का पहुंच चुका है प्लॉट, और अभी तक मैं देख ही रहा हूं, मैं खरीद ही नहीं पाया हूं। तब मुझे रियलाइज हुआ कि अगर ट्रेन में चढ़ना है तो चढ़ना पड़ेगा, और तभी आप मार्केट का अप्रिसिएशन पॉकेट इन कर सकते हो। तो फाइनली फिर जाके मन बनाया, बहुत ढूंढा, अगेन 150-200 प्लॉट देखे होंगे, और मेरी बहुत ही सिंपल रिक्वायरमेंट थी कि एक पार्क फेसिंग प्लॉट चाहिए मेरे को, छोटा फैमिली पर्पज से प्लॉट चाहिए। तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि बोर बहुत जल्दी हो जाते हैं, हम यूथ हैं, तो कि 3 बेडरूम का घर नहीं, या 4 का चाहिए, 4 का नहीं 5 का चाहिए। तो मेरी कभी फ्लोर में रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होने वाली थी, फ्लैट में भी नहीं होने वाली थी। तो हमें लगा कि एक प्लॉट लेके अपना घर ही बनाए, वो हम पूरा मन बना चुके थे, मैं और मेरी वाइफ। फाइनली हमने कहा कि अब ट्रेन में चढ़ा जाए। तो अराउंड 150-160 के आसपास मैंने 6 महीने पहले एक प्लॉट गुड़गांव में लेके डाल दिया। जो आप ये बात बोल रहे थे ना इस पे कि अगर अभी सब ले लेंगे, 3 BHK चाहिए, 4 BHK चाहिए, तो उस पर शेर है कि अगर आज ही हो जाएं सारे अरमां पूरे, तो फिर पाने की चाहत किसकी करोगे? कि अगर आज ही सब मिल जाए तो आगे देन कुछ तो जीवन में रहता ही है। प्लस यार तुमने ना बड़ी बड़ी मज़ेदार बात अभी इस पूरे प्रोसेस में डिफाइन करी, जिसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो भी बनाया है। क्या होता है ना, हम फेंस सिटिंग करते रहते हैं रियल एस्टेट में, स्पेशली वही होता है कि बैठ के देखते रहते हैं, अच्छा दल देखते हैं क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और क्योंकि बाजार ना अनरेगुलेटेड है, मैं आपको बताता हूं, सेबी शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में साला आपने खोला, ट्रेंड निकाला, 90 दिन का ट्रेंड आ गया, 100 दिन का ट्रेंड आ गया। रियल एस्टेट के बाजार में पता नहीं है कोर्ट क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन कहाँ हो रही है, वो भी एक मार्जिन है। तो मैं तो सबको बोलता हूँ कि अगर आप फेंस सिटिंग भी कर रहे हो ना, तो आस्किंग प्राइस का एक नोट बनाते रहो सिमिलर प्रोडक्ट पे। वही तो मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने वही देखा। तो आप तभी तो जाके, तो इसमें ना मेरे को अपने पापा की एक बहुत ही बढ़िया बात थी, जो वो हमेशा बोलते हैं, याद रहती है मेरे को। वो बोलते हैं प्रॉपर्टी का क्या है, ये साला जब बेचने जाओ तो आपको लगेगा पैसे नहीं मिल रहे हैं, जब आप खरीदने जाओ तो आपको लगेगा बड़ी महंगी मिल रही है। तो ये आई थिंक चलन हमारे पापा दादा के टाइम से चला रहा है। इट्स अ माइंडसेट कि आप जब खरीदते हो ना, खरीदती चीज आपको हमेशा महंगी लगती है, आप नेगोशिएट करना चाहते हो। अब अगर वही आप सेलर हो तो आपको लगेगा तो बड़ी सस्ती बिक रही है, इसका तो मैं और डिमांड कर सकता हूं। तो आपको आई थिंक वो, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो हमें समझ में आ गई थी कि भाई ये देखो महंगी लग रही है, बड़ी आज महंगी लग रही है, 6 महीने बाद ये सस्ती लगेगी हमें, क्योंकि आप महंगा रेट मांग रहे होगे इस प्रॉपर्टी का। तो मुझे लगता है कि ये तो नेवर एंडिंग साइकिल है। और प्रॉपर्टी आप देखो ना, लिमिटेड है, प्लॉट लिमिटेड है, आबादी
बढ़ती जाएगी। आदमी शहर से, गांव से शहर में आ रहा है, शहर बढ़ते जा रहे हैं, एक्सटेंड होते जा रहे हैं। पहले गुड़गांव था, फिर गुड़गांव एक्सटेंशन आया, अब सोना रोड भी आ गया, सोना भी एक्सटेंशन आ गया, अब उससे आगे भी एक्सटेंशन, अब मानेसर तक गुड़गांव हो गया। नहीं बॉस, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड न्यू गुड़गांव। एग्जैक्टली। अब आगरा था, चलो हमने कभी सोचा नहीं था जिंदगी में कि गुड़गांव। अब आप बताओ, आगरा था, आगरा के आगे न्यू आगरा आ गया, न्यू आगरा के आगे शमशाबाद आ गया, वो सब कुछ आगरा की डिस्ट्रिक्ट में आ गया। अब आप जहां पे आगरा में एक सेंट्रल लोकेशन में जो 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते थे, जो आज से हमने 20 साल पहले खरीदी होगी, वो प्रॉपर्टी आज 10 करोड़ की हो गई है। अब आप सोचो कौन सी चीज इतना अप्रिसिएशन देगी। अगर आपके पास, मेरे को तो लगता है अगर आपके पास अभी 5 लाख रुपए भी पड़े हैं और अगर आपको कहीं गांव कस्बे में 5 लाख की जमीन मिल रही है, जो कि फ्यूचर आपको देखो पूरा गेम इंस्टिंक्ट का है। आप थोड़े से तेज होने चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे तेजी आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है। नॉलेज, बाकी आपको लोगों से बात करके, मार्केट की समझ के, मैं सबको हमेशा ये बोलता हूँ, नॉलेज इसकी के साथ अगर इन्वेस्ट करोगे ना तो कभी फेल नहीं होगा। एब्सोल्युटली, कभी फेल नहीं होगा। एब्सोल्युटली। अब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हमने सारे इन्वेस्टमेंट जो किए वो सारे इन्वेस्टमेंट अच्छे हो गए, 2-4 जगह चोट खाई। अब जैसे नोएडा में आया था, इतने भाव आया था एक टाइम पे नोएडा में 2010, 11, 12 में, के सारे बिल्डर बनाए जा रहे हैं, लोग खरीदे जा रहे हैं। हम भी घुस गए उसमें, सुपरटेक का हमने ले लिया, सुपरटेक का ले लिया, वो साला डिलीवरी नहीं हुआ आज तक अभी भी। लेकिन अब उसमें भी वापस तेजी आ गई है। जितना पैसा वहां पे तब इन्वेस्ट किया था, अब उससे भी बढ़ के मिल रहा है। यार फर्स्टली यू विन सम, यू लूज सम, सेकंडली बट लूज सम का सीन नहीं है, वही मैं आपको समझा रहा हूं। वो भी ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल लॉस हो गया वहां पे भी अभी हमारा प्रिंसिपल पूरा बकाया है और उससे प्रिंसिपल से बढ़ के ही मिल रहा है। अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो डेफिनेटली इंटरेस्ट का लॉस हुआ। बट अगेन सबसे इंपॉर्टेंट ना क्या है इसमें चेतन, इसमें इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेना। सिटिंग ऑन द फेंस विल नेवर मेक यू मनी। मेक द मूव, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। एंड इससे फिर से मुझे एक बात याद आई, देयर इज ओनली वन वे फॉरवर्ड इन लाइफ, दैट इज फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली। आप बैठे रहो, देखते रहो, समझते रहो, सोचते रहो। आप देखते रहोगे, आपके देखते देखते बढ़ते रहेंगे। आदमी आपके सामने आएगा, खरीदेगा, बेचेगा, निकल जाएगा, आप वहीं बैठे रह जाओगे। ग्रह दशा अच्छी हो ना और घर पे बैठे रहो तो कुछ नहीं होता है ना। और अगर तो करना ही पड़ेगा ना आपको। अब जैसे पानी में आप डूबते हो, जब पानी में गिरते हो तो हाथ पैर तो मारने हाथ पड़ेंगे पांव ना। अगर नहीं मारोगे तो डूब जाओगे। वही वाला हिसाब है जिंदगी में। यू स्पोक अबाउट हाउ यू वर फेंस सिटिंग 1.5-2 साल इन द होल रियल एस्टेट जर्नी। आपकी क्या एडवाइस रहेगी आपके जैसे किसी यंग डायनामिक होम बायर को या इन्वेस्टर को, कि इस पूरी जो फेंस सिटिंग की एक फियर होता है फेंस सिटिंग का कि क्या मैं गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा, और बाद में जो रिग्रेट होता है उससे कैसे निकला जाए। मतलब हाउ डज वन टेक अ डिसीजन फास्टर इफ नाउ यू हैड टू लुक बैक, व्हाट वुड यू टेल योरसेल्फ डिफरेंटली? What I feel is फेंस सिटिंग तो देखो हमेशा रहती है, बिकॉज एवरी वन स्कैर्ड, बिकॉज इट्स ऑल हार्ड अर्न मनी ना। आदमी पैसा लगाने से पहले सोचता है। बट आई थिंक वंस योर बैकग्राउंड वर्क इज कंप्लीट, लाइक आप लोगों से मिलो जो उस प्रोफेशन में है, एक जने से मत बात करो, 4-5 लोगों से मिलो, 4-5 लोगों से बात करो, समझो कि क्या है, क्या मार्केट है, और थोड़ा सा आपको अपने इंस्टिंक्ट के साथ भी खेलना पड़ता है। तो ज़्यादा टाइम तक फेंस सिटिंग नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको लग रहा है और आपका गट फील कह रहा है कि हाँ मेरे को सारे डायरेक्शंस जो हैं वो पॉजिटिव लग रहे हैं, तो क्या ही और गलत हो जाएगा। आपको लेना था, टाइम है, मौका भी है, आपने अपना रिसर्च भी कर लिया है, ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब आप गुड़गांव में इन्वेस्टेड हो और मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी ट्रैवल करते हो, डोमेस्टिकली ऑल्सो, ग्लोबली ऑल्सो। जैसे कि आपको पता है मैं एक सेकेंड होम्स का कॉन्सेप्ट भी लॉन्च करने वाला हूँ बहुत जल्द। अगर आपको पर्सनली अपने लिए सेकेंड होम लेना होता तो आप हिल्स को प्रेफर करते या गोवा की तरफ, कोस्ट लाइन की तरफ जाते? व्हाट वुड बी योर पर्सनल टेक? आई थिंक फॉर मी the choice is very clear in this because I am a beach person. Me and my wife both are beach loving people. Though I love mountains as well, but more inclined towards the beach. And I think places near the beach, they have a lot to offer. So for me, if I'm looking out for a second investment, Goa is hands down the right place to invest, is what I feel, because
It's great. B, the culinary experiences there, they are next Insane, level right insane. now. See, you have an option to, if you are a party person, you can go to a party. If you are not a party person, you can have dinner at a really nice restaurant. You can go for a beach walk, a beach run. Even if you're on those spiritual lines, then you can go You meditate, can go for a yoga retreat. sound bath, ये वो बहुत है. Like with hills, I feel there's always a limitation because the hills sleep after 8 o'clock. So after a point of time, you are confined in the place you are at. Goa gives you that feeling of freedom that even if you wake up in the middle of the night, you always will have some or the other place to go. You know, from a real estate guy's point of view, Goa hills, Goa has some crazy ROI. Matlab, you know, I was studying some projects in Goa. In fact, keenly studying a lot of things in Goa and wanting to set up base there, start an office there. So Goa offers a 7 to 8% net return after someone getting to manage your property. मतलब आज क्या रिटर्न देखते हो दिल्ली में? मतलब आप तो सर्वज्ञानी हो. जैसे अगर आपने कैलकुलेशन करी होगी कि आप अगर अपने प्लॉट पे x पोर्शन अपने लिए बनाते हो, y पोर्शन रेंटल के लिए बनाते हो, क्या रेंट दिल्ली एनसीआर की मार्केट में हम देखते हैं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट से? डेफिनेटली गोवा में द बम्प इज नहीं, आप मुझे नंबर बताओ ना कि क्या नंबर कैन बी सब्जेक्टिव इज व्हाट आई फील. जैसे आप इन्वेस्टर हो, ठीक है शैंकी, तो कंपेयर टू अ दिल्ली वेयर 3-4% इज कंसिडर्ड ग्रेट रिटर्न इन रेजिडेंशियल, गोवा में जहाँ 8% मिलता है, क्या आपको लगता है वहाँ हमारे हम उम्र लोग, हमारी प्रोफाइल के लोग जो वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढना चाहते हैं, जो ऑल वर्क नो प्ले में नहीं बिलीव करते, वो कहते हैं वर्क हार्ड पार्टी हार्डर, वो गोवा की तरफ ज़्यादा जाने लग गए हैं, मूव कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? अगर आज आप गोवा जाओगे तो आप देखोगे कि आधे से ज़्यादा दिल्ली गोवा जा चुका है. हाँ. हम अगर आज ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी बहुत ही लेट हैं. ये ट्रेंड जो है वो बहुत पहले कैचअप हो चुका है. अग्रीड. बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर के लोग थोड़े ज़्यादा विसिनिटी में हैं तो दे could catch on this trend earlier. But now if you see there are major developers from Delhi building up big projects there. You look at projects like Wayanar, Isprava, they are making big complexes, big villa projects, 20-20 विला, 25-25 विला बना रहे हैं. और आज अगर आप गोवा में विला लेने जा रहे हो तो आप आज पे करोगे, आपको 2025 में विला मिलेगा. हाँ, रेडी टू मूव चीज तो मिल ही नहीं रही. गोवा में लैंड इतना स्कैर्स है. एंड गोवा ऑल्सो इफ यू कंपेयर द प्राइसेस जो इंक्रीज हुआ है पिछले 3 साल में, जो प्रॉपर्टी गोवा में 2-3 साल पहले आपको 2-2.5 करोड़ में मिल सकती थी, वो आज इट्स नॉट द 4.5-5 CR. तो बेसिकली निष्कर्ष ये है, जो भैया कह रहे हैं कि आज रियल्टर्स नेक्स्ट डोर को फोन करो और ले लो, है आ जाओ बॉस मैं दिखा दूंगा. नहीं यार, पता क्या है, नेसेयर्स बहुत होते हैं. प्लस हमारी जो कॉम है हिंदुस्तानी, जनरली हम लोग पहले क्रिटिक ज़्यादा करते हैं ना कि बबल है बबल है बबल है. मैं अब आपको अपना पर्सनल एक किस्सा बता रहा हूँ. एक बिल्डर फ्लोर था गुड़गांव में. मार्च में मैंने एक क्लाइंट को दिखाया, 575 आस्किंग थी, बिल्डर 540 पे देता था. अंकल को लेना था 520 का. अंकल ने कहा वेट करेंगे. अब क्या है, नवंबर, अक्टूबर में वापस आए घूम घुमा के, जल्दी कराओ, घर दिला दो घर दिला दो. सेम घर कहते हैं अब दे देगा वो 520 का. मैंने फ़ोन किया बिल्डर को, बिल्डर कहता बेटा उतना ही रेट है और मीटिंगें चल रही हैं. परसों फ़ोन आया, घर बिक गया. वो फेंस सिटिंग इतनी जहरीली बीमारी है, उनको घर पसंद था, उन्होंने वेट किया, मार्केट स्लम्प होने का, ये वो फलन ढिमकन, और कुछ नहीं हुआ. मतलब कुछ नहीं हुआ. ये लोग क्यों नहीं समझते कि रियल एस्टेट इतनी हाई टिकट आइटम है कि इसके रेट ना नीचे नहीं जाते, भले ट्रांजैक्शन रुक जाती है. मैं आपको पहले ही बोल रहा था, आज अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे तो महंगी है, आप बेचने जाओगे तो सस्ती है. यार जरूरी नहीं है, खरीदने वाले को सस्ती डील चाहिए, बेचने वाले को महंगी डील चाहिए. शंकी जरूरी नहीं तो है. ये अब मन बनाने वाली बात है. जिन्होंने मन बना लिया वो खरीद लेंगे, जिन्होंने नहीं बनाया वो आज वो 5-20 की छोड़ रहे हैं, कल वो 5-60 की छोड़ेंगे.
परसों 6 की छोड़ेंगे, वो कभी खरीद भी नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर जिस आदमी के लिए 5.20 ही महंगा है और प्रॉपर्टी आज 5.60 पहुंच गई, तो उसके लिए तो 5.20 ही महंगा था, तो कहां से वो 5.60 ले पाएगा फिर? तो आइडियली मेंटल गेम। इस आदमी को फिर ढूंढनी चाहिए 3 की कोई प्रॉपर्टी, और जो और सस्ती हो, जिससे ये ट्रेन वो सस्ती वाली पकड़ पाए। अब मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जैसे जितने लड़के कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं ना हमारी उम्र के, जब वो अपने माँ बाप के साथ प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे होते हैं ना, वो प्रोसेस डिले कर देते हैं। माँ बाप कह रहे होते हैं पसंद आ गया ले लो, पसंद आ गया ले लो। That's correct. क्योंकि माँ बाप को पता होता है कि ये निकल जाएगा कुछ सामान, बाद में हाथ धोते फिरेंगे, और वो है तो विजडम कम्स देयर। बाकी बुक कौन सी पढ़ रहे हो आजकल, ये तो बताओ। चलो छोड़ो, रियल एस्टेट बहुत हो गया, किताब कौन सी पढ़ रहे हो ये बताओ आजकल। सो बेसिकली मेरे लिए अपस्किल करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इज़ व्हाट आई फील इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। तो आई ट्राई टू पिक अप बुक्स जिससे मैं कोई स्किल सीख पाऊँ, कुछ नया अपने लर्निंग में ऐड कर पाऊँ। सो मोस्टली आई ट्राई टू गो फॉर बुक्स जो मेरे बिजनेस को थोड़ा ग्रो करने में हेल्प करें। सो या करेंटली आई हैव बीन रीडिंग अ बुक ऑन SEO। अदरवाइज आई मोस्टली रीड बुक्स अबाउट human behavior, habits, atomic habits. I also love reading very less fiction. Like there was a book called Siddhartha. I read that. It was quite a nice, different book from what I generally read. But yeah, I try to read like one book a month. But I think it's a important part for everyone to inculcate. It's an important habit for everyone to inculcate in their life. Learning should be never ending. You should just keep learning on a daily basis. Absolutely. They say to to lead you must read. Absolutely. So I'm a fond reader myself. I'm reading this book that talks about the life of Mr. KP Singh, the guy who built Gurgaon, Okay. the founder of DLF, and I'd recommend you must read that book. Beautiful story of how exposure in early age can take you places, like when you're in your nascent youth, and then if you have the right kind of exposure, and you can really steam up and build it big. Matlab, I'm running short of words to describe that man and his journey. Gurgaon is my work field, and we owe everything to him. People want experiences, right? People want to like go to a place and experience the true nature, true beauty of what that place has to offer. आज क्योंकि हम तुम्हारे यहाँ शूट कर रहे हैं, सॉरी, मुझे ये नेचर से एकदम मेरा दिमाग ब्लिप हुआ अभी। तुम बॉस अश्नीर ग्रोवर जूते पहन रहा है तुम्हारे यार, हैं बहुत मॉडेस्ट क्या बन रहे हो? बहुत लोग पहनते हैं, बट ठीक है, मतलब लोगों को अच्छा लगता है, लोग ऑर्डर कर देते हैं। अनुभव बस्सी, अश्नीर ग्रोवर जूते पहन रहे हैं, मतलब अपन तो आज साला किकी अलग आ रही है जूते में, थोड़ा स्पंक अलग आ रहा है कि यार मी एंड दीज गाइज आर वेयरिंग द सेम ब्रांड ऑफ शूज। गुड शैंकी, प्राउड ऑफ यू यार। मतलब यू आर ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स दैट इंडियन ब्रांड्स कांट डू लग्जरी। दैट्स super. I think Indian brands are the only brands. I think India is making for all the luxury brands in the world, globally mostly. No, but now we're making brands. Agra has been producing shoes for leading UK European brands. It is now that people have started to open their brands in the country. I think India makes the best quality footwear. There are no two ways about it. So it's time we make it a brand. DMO dot link दिया हुआ है मेरा, CK10 लिंक है। CK10 आपका कोड? हाँ, CK10 मेरा कोड है। DMO की साइट पे जाएं, जूते ऑर्डर करें। बहुत बढ़िया जूते हैं, मैं बहुत सालों से पहन रहा हूँ, अमेजिंग। DMO डॉट, ठीक है। तो हाँ, बेसिकली थोड़ी मार्केटिंग भी कर लूँ ना यार। अब जैसे आज हम बैठे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हम ये बातें बहुत सालों से करते आ रहे हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे। हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने अब BNB खोल लिया है उत्तराखंड में, अशोक मलिक, उनके साथ हम ऐसी और भयंकर ब्रेनस्टॉर्मिंग्स करते थे। याद है, उनका ऑफिस था एक GK में। तो मैं सोच रहा हूँ अगर हम तभी कैमरा लगा के अपनी बातें रिकॉर्ड कर लेते तो आज हम कितना कंटेंट जनरेट कर चुके होते। अरे बाबा, आप कभी भी कैमरा लगा के कंटेंट जनरेट कर सकते हो। It's just that you have to be willing to like put yourself outside to the world, right? That time we weren't confident. Even if we were confident, we were not sure about like should we tell these stories. Or also times have changed now. People have started to accept a lot of things really casually. Earlier,
एवरीथिंग वॉज वेरी पैकेज्ड, मतलब आपको सच्चाई कोई नहीं बताता था. आज की तारीख में आई थिंक थिंग्स हैव ओपनड अप सो मच एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ, रियल थिंग्स. दैट्स समथिंग दैट गिव्स एवरीवन द कॉन्फिडेंस टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रियल थिंग्स. इससे पहले तो आपको पता है कि एक कैसा एड शूट किया है, पूरा प्लास्टिक छुपा के, एक स्क्रिप्ट बना के, कुछ सच्चाई नहीं है, कुछ नहीं है. आज की तारीख में सच का ज़माना है बॉस. अगर आप सच नहीं बोलोगे तो आप कर लो कितनी अच्छी बना लो, कितना अच्छा नाटकीय रूपांतर कर लो चीज़ों का, बिकता सच ही है. नहीं पता है मैं आज मैंने आपसे ये सवाल क्यों पूछा एंड व्हाई डिड आई टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन वाज बिकॉज मेरे ना दिमाग में बड़े टाइम से एक बात चल रही है. मेरे हिसाब से दो टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं. एक जो कैरेक्टर बेस्ड कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, मतलब जैसे लोग उन्हीं की ज़िंदगी देखना चाह रहे हैं, उन्हीं के बारे में जानना चाह रहे हैं. मैं किसी का नाम नहीं लूँगा बट देयर आर मैनी फेमस कंटेंट क्रिएटर्स. और फिर कुछ कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जो एक सर्टन प्रोडक्ट की बात करते हैं, कुछ रियल एस्टेट रिव्यू करते हैं, कुछ फैशन रिव्यू करते हैं, कुछ टेक रिव्यू करते हैं, कार्स रिव्यू करते हैं. तो ये दो टाइप के कंटेंट क्रिएटर्स हैं और हर चीज़ के लिए मार्केट है. आप अपने ब्रांड के लिए कितना चेंज हुए हो ये सोशल मीडिया वेव को देख के पिछले 2-3 साल में, और आपका क्या एडवाइस रहेगा किसी भी यंग एंटरप्रेन्योर को कि सोशल मीडिया को कैसे एम्ब्रेस किया जाए? इंटरेस्टिंग. तो मेरे को क्या लगता है, सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट कनेक्शन. द मोर यू आर गिविंग insights to your audience, to your community, the better they are connected with you. और पूरा ये कनेक्शन का फैब्रिक है. अगर आप एक अच्छा कनेक्शन बना पा रहे हो अपनी ऑडियंस के साथ तो आपकी ऑडियंस भी आपको देखना पसंद करेगी. आप अगर उनको वैल्यू दे पा रहे हो, आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड, इट्स अ गेम ऑफ सिंपल वैल्यू एडिशन, राइट? कि अगर आप वैल्यू ऐड कर पा रहे हो तो आपके साथ लोग कनेक्टेड रहेंगे. अगर आप वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हो तो क्यों, मतलब अगर इफ यू डोंट ऐड वैल्यू इन एनीवन्स लाइफ, व्हाई विल दे बी कनेक्टेड टू यू? एंड एवरीवन's स्मार्ट these days, right? So it is about like communicating with your audience in a way where you are able to explain in a manner where they understand. So sometimes it works right, sometimes it doesn't work right, but it's a constant process of experimentation. वही वाला गेम है कि आप 10 डिज़ाइन बनाओगे, 2 चलेंगे, 8 नहीं चलेंगे, बट आप कंटिन्यूसली उन 10 में से 2 के लिए काम करते रहोगे. क्योंकि आपने जिस दिन 10 में से 10 बना लोगे उस दिन तो फिर आप पता नहीं एक अलग ही स्पीड पे भाग रहे होगे. बट अगर आप 10 में से 2 भी कर पाओ, अगर आप 10 में से 1 भी कर पाओ तो आप करो. So I personally, my philosophy is that if I have 365 days a year and if on an average I work on 300 days, I am ready to fail on about 270 days. Correct. Failure is You know, important part. if I can just succeed on 30 days now, then that's what you need. But what people miss in this whole maze is कि to make it for those 30 days, you have to work 300 you have to days. be in it for those 270 days, days. yeah. And the hardest of the days are when nothing is moving. You know? एक वाली कहावत है ना, जो मेरे को याद नहीं है, बचपन में पढ़ते थे वो, सिल्ली और उसकी रस्सी की जड़मती बने सुजान वाली. आपको याद होगी. कहत कहत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, करत करत अभ्यास के. आज से 9 साल पहले जब हम मिले थे, हम दोनों यही सोचते थे ना कि हम 2-3 साल में किल कर देंगे. वो मेरे को 22 साल की उम्र से लग रहा है और वो मुझे अभी भी यही लगता है कि अब बस 2 साल और हैं और 2 साल में आग लगा देंगे. बट ऐसा नहीं होता. पता है, अगर आप देखोगे होता क्या है, आदमी को लगता है कि मैं इतना पहुंच जाऊं तो मेरा सही हो जाएगा, बट ऐसा कभी नहीं होता. आप जब वहां पहुंच जाते हो ना तो आपको लगता है कि अरे अभी तो कुछ किया ही नहीं है. गोल पोस्ट शिफ्टिंग. एग्जैक्टली. तो जो मैं 22 साल का था, मैं सोचता था कि 25 साल में तो आग लगा देंगे. जब 25 साल का हुआ, लगाई भी वो आग, लगाई होगी, रियलाइज नहीं हुई. 25 साल वो आग बढ़ गई तो 30 साल पे आग लगा देंगे. 30 साल के हुए तो 33 साल पे आग लगा देंगे. आज 35 साल के हो गए और यही लगता है कि अब बस 40 के हो जाएंगे, 40 तक आग लगा देंगे. तो वो चीज़ चलती रहती है. बट अगर आप देखो जर्नी कि जब मैं 28 साल का था, जब मैंने ब्रांड चालू किया था, तो मैं महीने के 2 जोड़ी बेचता था, 3 जोड़ी. मतलब वो भी बहुत मुश्किल होता है बेचना मार्केट में ना. ये लोग, आई थिंक आप बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट बना सकते हो
जो आपकी एक्चुअल स्किल आती है ना, वो आती है बेचने में, कि आप हीरा अगर बता नहीं पाओ हीरा है तो हीरा भी नहीं बेच पाओ। हमसे पूछो भैया, हम तो बताएं आपको। वही सीन है कि आप देखो कि जब मैं तब था, मैं महीने में 2-3 बेचते थे, आज हम महीने के बेच लेते हैं अच्छा खासा नंबर। अब अच्छा खासा नंबर है, लेकिन वही है, तब लगता था कि इतने बेच लेंगे तो ये कर लेंगे, आज लगता है कि ये नंबर हो जाए 20,000 महीने का हो जाए तो मज़ा आएगा, 20,000 पे शायद लगेगा कि 1 लाख हो जाए तो मज़ा आएगा। तो वो तो गेम चलती रहेगी, वो तो लाइफ और आपकी टग ऑफ वॉर है, जो कभी आप आगे कभी आप पीछे, कभी वो आगे वो पीछे। तो ये गेम तो इज़ नेवर एंडिंग। मुझे एक किस्सा याद आया। पहला हेट टू वेट नाम का प्रोडक्ट आपको याद होगा, जो टेक का करता था। तो पहली सेल करके आया था बॉस, तो 999 रुपये का मंथली पैकेज, 3 महीने की सब्सक्रिप्शन, 2997 रुपीज़। उसमें 18% जीएसटी देना था। जो डॉक्टर जिन्होंने मुझे चेक दिया था, उन्होंने कहा था मैं जीएसटी नहीं दूंगी। मैंने कहा मैं अपनी जेब से दे देता हूँ। मैंने कहा जी जीएसटी, उन्होंने कैश में दे दिया कंपनी में जाके। टुडे I have sold the costliest unit that I have sold is considerably, मतलब from 3,000 rupees to what I sell today is in very high multiples. High ticket. Very high it's multiples. very difficult. Yeah. No, I'm talking about my journey. मतलब बेचना, एक बार अगर आपको इसका हैंग लग जाए ना, तो मेरे हिसाब से तो इससे बढ़िया कोई ट्रेड नहीं है। और एज अ ब्रांड ओनर लोग बहुत चीज़ों की बात करते हैं कि आपका जूतों में टेस्ट है, ये है वो है। कोई भी ब्रांड ओनर है ना, कोई भी दुनिया में, भले वो ब्रांड ओनर हो या परचून की दुकान का मालिक हो, वो सब अच्छे सेल्समैन हैं, तभी ब्रांड ओनर है। हाँ, मतलब अगर आप बेचना नहीं आते, जैसे मैंने कहा, अगर आपको बेच नहीं पाओगे तो फिर तो आप घर में ही बैठे रहोगे। वो सारा का सारा आप जितना अच्छा सामान बना लो, आप इफ़ यू डोंट हैव द स्किल टू सेल, देन सबसे पहली इंपॉर्टेंट स्किल है कि आपको बेचना आना चाहिए। बेचने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो चाहिए मुझे लगता है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सुनना। बेचने के लिए सबसे सुनना तो है ही, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द क्लाइंट वांट्स, वो आएगा सुनने से। कि आप पहले सवाल, आपको बेचने के लिए सबसे पहले आपका होना चाहिए सही सवाल, जो आपके क्लाइंट से सही आप जो ढूंढ रहे हो वो आपको आंसर मिल पाए। अभी तो बहुत फैंसी स्टोर है तुम्हारा। यहाँ मैं जब भी आता हूँ तो 2 जूते खरीदने की सोचता हूँ और तुम 5 दे के भेजते हो। उसमें तुम्हारा प्यार भी है, जूतों की क्वालिटी भी है। लेकिन थोड़ा ये बताओ कि जब 2014 में दिल्ली आके दिल्ली से काम करना शुरू किया था तो कैसे ऑपरेट करते थे? तो यार ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आई थिंक जब मैंने चालू किया था, तो मैंने आपको बताया भी कि जब मैंने चालू किया ये सोच के चालू किया कि सारे दोस्त आपका लेंगे। बट वंस आई ओपनड अप द ब्रांड, आई रियलाइज्ड कि दैट इज़ नॉट द मार्केट। आइडियली मार्केट आपके दोस्तों के बाहर है, और आपके दोस्तों का सर्कल तो बहुत ही कम है जो जिससे आप मार्केट तो नहीं समझ पाओगे। तो मैं तब आगरा से ही कोशिश कर रहा था बेचने की, बट बहुत ही जल्दी मुझे रियलाइज़ हुआ कि आगरा जैसे शहर में रह के आप ब्रांड नहीं बना पाओगे। तब मैंने डिसीजन लिया कि मैं दिल्ली शिफ्ट होता हूँ। फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। दिल्ली में मेरा एक भी दोस्त नहीं था तब, दो लोगों को हार्डली मैं जानता था। तब नया नया जगह खुला था दिल्ली में, कोवर्किंग स्पेस, जहाँ पे मैं आपसे भी मिला, सोशल। तो हाँ, मैं सोशल जाता था, सोशल से काम करता था। अभी तक हमारे पास कुछ भी स्टोर स्पेस नहीं था, कोई जगह नहीं थी, तो सारे जूते मैं अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाल के रखता था। और सोशल जाके मैंने वहाँ पे अपना नेटवर्क बनाया, लोगों से बात करी, दोस्त बने वहाँ पे। जो दोस्त बने वहाँ पे वो आज तक बहुत ही अच्छे दोस्त थे मेरे। तो ऐसा होता था कि मैं अपने जूतों के बारे में बताता था और मुझे पूछते थे कि कहाँ ट्राई कर सकते हैं आपके जूते। तो बस सोशल से गाड़ी तक की दूरी थी। गाड़ी में उनको ले जाके डिग्गी खोल के अपने जूते दिखा के उनको हम, दैट वाज माय फर्स्ट स्टोर एक्चुअली। तो हाँ, मतलब गाड़ी से बेचते थे इनिशियली, और लोगों को भी अच्छा लगता था कि एक नया ब्रांड है जो क्वालिटी भी अच्छी दे रहा है, प्राइस भी अच्छा है, तो दे वर ऑल्सो ईगर टू ट्राई। तो हाँ, मतलब क्लासिक स्टाइल्स हैं, कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाते, आप क्वालिटी अच्छा दो, सालों साल जूते मैं आपका साउथ एक्स में स्टोर कब देख रहा हूँ? बहुत ही जल्दी आप देखेंगे ऐसा कुछ ना कुछ। हम सोच रहे हैं, अभी वी आर
scouting some locations. We have a store in Shapur Jat right now where we are shooting this. Hopefully जल्दी एक नया store हम खोलेंगे, एक flagship store जिसमें better experience होगा, और बड़ा collection होगा और हम probably एक better experience दे पाएंगे अपने customer को. Are you open to investors if any? मतलब मेरे जनरली जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो 5 करोड़ से ऊपर का घर खरीदना चाहती है, तो ये लोग अफ्लुएंट हैं, अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे ब्रांड में तो वुड यू ओपन टू अ सिनर्जी लाइक दैट? अभी तक तो बूटस्ट्रैप्ड ही है बिजनेस, बट डेफिनेटली अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको पार्टनर्स चाहिए रहते हैं. और सो या वी आर कंसिडरिंग आवर ऑप्शंस, वी आर लुकिंग एट वेरियस वेज जिससे हम ब्रांड को और ऊंचाइयों तक लेके जा सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, क्वालिटी भी बेटर कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी और बड़ा रेंज ला सकते हैं. तो यस, वी आर आइंग समथिंग लाइक दैट, बट अभी तक कुछ भी ठोस नहीं हुआ है. मैं इस ब्रांड को 10 साल से देख रहा हूँ. मैंने कोई और फॉर्मल जूता पिछले 9 साल में नहीं खरीदा है. 9 तो ज़्यादा होगा, 7 साल में तो नहीं खरीदा है. पहले मैं इनके जूते खरीदता नहीं था. इनके घर पे पड़े होते थे तो मैं पुराना वाला उसमें डाल के शू बॉक्स में और नया वाला पहन के चला जाता था. ही वॉज काइंड इनफ टू यू नो ओवरलुक दैट. और जब एक हमारा बॉन्ड उतना आगे बढ़ गया कि ये अपनी शुरू की इन्वेंट्री पे मुझे ट्रस्ट करने लग गया, तो फिर देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर मी एंड आई न्यू कि आई विल ओनली वेयर योर शूज़. एंड आई थिंक मैंने अभी तक आपसे कुछ ओवर द ईयर्स 25-30 एक जूते तो खरीद ही लिए होंगे आई थिंक, है ना? डेफिनेटली. मुझे 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं इनके जूतों के बारे में. नंबर 1, वेरी स्टाइलिश, सुआव एंड अफोर्डेबल. नंबर 2, मैं एक रियल एस्टेट ब्रोकर हूँ. आई एम आउट एंड अबाउट इन द फील्ड. मैं ऑफिस में और वीडियो रिकॉर्डिंग पे 10% टाइम स्पेंड करता हूँ. मेरा टाइम जाता है साइट पे, मैं घूमता हूँ रोडों पे. जो एक अच्छे स्टाइलिश जूते में मुझे कंफर्ट डीएमओ डॉट से मिलता है, वो मुझे शायद अब कहीं और भी मिलता होगा, तो मेरा पैर उससे कस्टमाइज्ड हो चुका है. आई बीन वेयरिंग दीज शूज़ फॉर द लास्ट 7-8 ईयर्स एंड केदारनाथ तक जा चुकी है इनकी जूती. मैं केदारनाथ गया था इस साल, उससे पहले इनसे एक चप्पल लेके गया था, तो केदारनाथ मंदिर के परिसर में इनकी डीएमओ डॉट इज़ नाउ देयर. एंड अगर ऊपर वाले ने चाहा तो कैलाश पर्वत भी डीएमओ डॉट जल्द घूम के आएंगे. बिल्कुल बनाएंगे आपके लिए ऐसा जो आप कैलाश पर्वत तक ट्रैकिंग कर पाओ उस जूते में. नहीं, चलो ट्रैकिंग ना भी कर पाए, अरे ऐसा बना देंगे कि आप इतना स्टर्डी बनाएंगे. आई थिंक दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द ड्यूरेबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ. No, absolutely it does. Also, I have been an entrepreneur for the last 7 years since I have started buying his shoes. I have had times when I have been sluggish on my funds and my funds were going into refurbishing my business. इनके जूते बहुत समय चलते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि क्विक फिक्स जूता है कि अभी ले लिया और फिर नहीं चलेगा. इनके जूते चलते ही बहुत टाइम है. तो मुझे मतलब मेरे संघर्ष के दिनों में मैंने एक चेल्सी बूट की 6 बार सोल चेंज कराई है बॉस. मतलब आप अगर लेदर का जूता लेते हैं, आई थिंक कि अगर आप लेदर का शू ले रहे हैं, इट हैज़ अ लाइफ. लेदर हैज़ बिन टाइम टेस्टेड मटेरियल रहा है लेदर. और लेदर एक ऐसी चीज़ है दैट एजेस विद टाइम, और वो जितना टाइम होता जाता है वो और ब्यूटीफुल होता जाता है. दैट्स व्हाट वी टेल ऑल आवर कस्टमर्स ऑल्सो कि अगर आप अपने जूते का ध्यान रखेंगे तो जूता आपके साथ सालों साल चलेगा. अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं चलेगा. अच्छा, मतलब मैं ऑन द कॉन्ट्री ये बोलता हूँ कि मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जो जूतों का ध्यान नहीं भी रखते हैं. मतलब मैं तो पॉलिश जूते कर लेता हूँ, बस उतना ही करता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करता. बट इनके जूते ड्यूरेबल हैं एंड मोर देन एनीथिंग एल्स यार. मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने बहुत धक्के खाए हैं जीवन में. मैं एक बात मानता हूँ, जिसको मैं दोस्त कहता हूँ, अगर मेरा वो दोस्त किसी भी फील्ड में हो जहाँ मैं उनका प्रोडक्ट ले सकूँ और वो मुझे एक अच्छी सर्विस दे रहे हो, अच्छा प्राइस दे रहे हो, तो मैं उन्हीं से लूँगा. दैट इज़ माई प्रिंसिपल इन लाइफ. दैट सेड, ब्यूटिफुल शूज़, लवली कलेक्शन मैंने लोगों को गिफ्ट किए हुए हैं. मैंने अपने फ्रेंड सर्किट में लोगों को पहने हुए देखा है. अमेजिंग शैंकी. आई जस्ट होप दैट जो मैंने 9 साल में देखा है, अगले 25 साल में
DMO should be in Europe. मतलब Europeans who are the epitome of style and fashion should be wearing DMOs because साला हमारा ही माल बन के उनके ब्रांड लग के जाता है. मज़ा तब आएगा जब माल भी हमारा होगा, ब्रांड भी हमारा होगा और पैसे वो देंगे. एब्सोल्युटली. और इंडिया में अब ये चेंज हो रहा है, इज व्हाट आई फील. अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्रांसेंडिंग टू बाइंग होम ग्रोन प्रोडक्ट्स, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है. इफ़ यू आर सपोर्टिंग लाइक लोकल बिजनेसेस एंड वो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट दे पा रहे हैं, एक अच्छे प्राइस पे दे पा रहे हैं, डेफिनेटली. आई माई सेल्फ आई एम ऑलवेज ऑन अ लुकआउट फॉर प्रोडक्ट्स दैट आर ग्रेट क्वालिटी. एंड ऐसा नहीं है कि अब आप एक्स जूता है उसका आप 30x प्राइस दे के खरीद रहे हो, एक्स प्राइस है जैकेट का, आईवेयर का, शर्ट का. आई एम अ वेरी प्रो होम ग्रोन ब्रांड पर्सन. आई फील द वैल्यू दे प्रोवाइड एंड द काइंड ऑफ कस्टमर सर्विस जो होम ग्रोन ब्रांड दे रहा है आज की तारीख में, वो अनपैरेलल्ड है और बहुत ही अच्छा है. ऑफ कोर्स यू कांट मैच द लाइक्स ऑफ सर्विसेज लाइक अमेजॉन और अदर बिग ब्रांड्स, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा जलाने के लिए भी निकले. अंबानी जी अगर आप ये सुन रहे हैं तो इनको गलत प्रूव करेंगे अंबानी जी. अंबानी जी तो अंबानी जी हैं तो वो तो इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उनसे तो क्या ही कंपैरिजन किया जाए. बट yes, I think India में the homegrown wave is growing, and hopefully we get more people who believe in Indian made products and try करें. You know, your audience is unique and they don't believe with this thought that I'm going to share. What you must understand is that we Indians have the most amount of wealth within our country's system. It is only years of suppressors who've come out and made us believe that we don't have that in us. By homegrown brands, homegrown ways of medical treatment, homegrown thought processes, ideologies is the only way we can take India forward. Definitely. Entrepreneurial journey में बहुत ऐसे टाइम्स रहे होंगे जब पैसे खत्म हो गए होंगे, बहुत ऐसे टाइम्स रहे होंगे जब कुछ कमिटमेंट फेल हो रही होगी. What is the worst you have seen? Worst. Pick out one. And don't give me a diplomatic answer. What is the worst that you have seen? हमेशा होता है, तो कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी सिचुएशन में फंसी जाते हो और करना पड़ता है. तरीके होते हैं, निकालो आप अपने आप को सबसे सिचुएशन में. जब बहुत बेचैनी हुई हो, ये लगा हो कि यार क्या मेरा ये सपना पूरा हो पाएगा, और शुड आई गो बैक टू डूइंग समथिंग एल्स, बिकॉज़ वो तो रोज का ख्याल है. मेरे साथ हुआ है बहुत बार. वो तो रोज का ख्याल है, बिकॉज अभी भी वी आर इन अ ग्रोइंग स्टेज, राइट. और अभी हम इतने बड़े कोई नहीं हो गए हैं कि हम ये सोचना चालू करें कि हमने अचीव कर लिया है. अचीवमेंट से तो अभी हम बहुत दूर हैं. तो एवरी डे इज अ बैटल इन इटसेल्फ. कल आपको मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए, परसों आपको इन्वेंट्री के लिए पैसा चाहिए, फिर कोई नई दिक्कत आ जाएगी उसके लिए पैसा चाहिए, कोई नया टैक्सेशन आ जाएगा उसको सही करना है. तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं एंड ये पूरा बैटल ही है जब तक आप अचीव नहीं कर रहे. और अचीवमेंट इज़ अ गोल पोस्ट दैट कीप्स शिफ्टिंग. तो आप बस धीरे धीरे करते जाओ, अपने पीसेस ऑफ पजल जोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ. रिस्क उतना ही लो जितना ले सकते हो. चद्दर से ज़्यादा पैर मत पसारो अपने. छोटे छोटे रिस्क लो, अपना काम करते रहो. अच्छा काम करोगे, लोग आपको खुद ही पुश करते रहेंगे आगे. आज काफ़ी सारी बातें हमने करी हैं और हम दोनों जो ये प्लेटफॉर्म पे आज डिस्कस कर रहे हैं, मैं चाहूँगा अगर इसका अच्छा रिस्पांस आया तो हम लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात करें. डेफिनेटली करना चाहिए. आपसे लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ गुड लवर, इन टर्म्स ऑफ बीइंग अ गुड एंटरप्रेन्योर, इन टर्म्स ऑफ going out of your way to doing things for people you love. तो मैं चाहूँगा कि ये बस हमारे पॉडकास्ट जर्नी की शुरुआत हो. एंड अब आई थिंक इट्स टाइम टू रैप अप द पॉडकास्ट और कॉफ़ी शॉफ़ी पीते हैं चल के. डेफिनेटली. आई थिंक मुझे भी काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके. काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब आप बातें करते हो लोगों से तो आपको अपने बारे में समझ में आती हैं, क्योंकि आई थिंक बातें करने से ही इंसान अपने आप को भी डिस्कवर करता है. और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों से बातें करें, आप अपने आसपास के लोगों से बातें करें. आपके दिमाग में जो भी चल रहा है आप अपने अंदर ना रखें. यू शुड ऑलवेज हैव समवन यू कैन शेयर योर सीक्रेट्स विद, टॉक टू देम अबाउट. बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मन चल रही होती हैं और आप बिकॉज किसी को बताते नहीं हो तो आप
के अंदर वो कहीं ना कहीं रह जाती हैं। घबराए ना, सीक्रेट्स हमने नहीं बताए, मैंने इनको काट दिया है। सीक्रेट्स हम बता देंगे तो ये बहुत एक्सप्लिसिट टाइप का शो हो जाएगा, हम बता नहीं सकते। तो आप मतलब बातें करना अच्छा है ना। आई रियली एंजॉयड दिस कॉन्वर्जेशन विद यू एंड होप you sell lots and lots of more real estate and become the top real estate person of this country, and wishing you all the very best and success in your journey. थैंक यू सो मच। हमारा तो क्या है, सब उनका दिया हुआ है, वो देते जाएंगे, हम लेते जाएंगे। प्लेजर स्पीकिंग टू यू शैंक्स, एंड लाइक आई हैव सेड, दिस पॉडकास्ट इज गोइंग टू बी अबाउट रियल कॉन्वर्सेशंस, रियल चैट्स, रियल पीपल एंड रियल एस्टेट।